हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे अभी डेली 3 क्लासेस और एक लाइव क्लासेस मिलती हैं। मैं क्लास की टाइमिंग एक बार आप लोगों को बता दूं। मॉर्निंग के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशोलॉजी के सिलेबस को, जहाँ पे आप लोगों का यूट्यूब पर यूनिट नंबर 26 चल रहा है। लेकिन जो मेरे पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनको मैं कंप्लीट 67 यूनिट का नोट्स विथ एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड कर दी हूँ। और टेलीग्राम पे भी हम लोग डेली टॉपिक वाइज यूनिट वाइज टेस्ट को लिया जा रहा है। और दोपहर के 4 बजे आप लोगों को जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट का सोशोलॉजी का सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है। और रात के 8 बजे बीपीएससी टीआरई 4.0 के रिलेटेड सोशोलॉजी के टॉपिक को कवर करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा क्लास है वो मैराथन क्लास होने वाला है, जिसमें एनसीईआरटी क्लास 12 का पार्ट ए और पार्ट बी का दोनों ही चैप्टर्स के एमसीक्यू को हम लोग कवर करेंगे। और ये सारे टॉपिक्स जो है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। साथ ही साथ एक लाइव क्लास होती है जिसका टाइमिंग है सुबह के 11 बजे, जहाँ पे आपको लाइव क्लास के दौरान ही एक टॉपिक दे दिया जाता है और नेक्स्ट डे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किए जाते हैं। जैसे आपका कल का जो टॉपिक है वो क्लास 12 से रिलेटेड है। और पूरे वीक में जो भी टॉपिक होता है लाइव क्लास में, उसका एक रिवीजन क्लास जो है वो संडे को कंडक्ट करवाया जाता है। तो संडे का आप लोगों का लाइव क्लास का टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 11 और क्लास 12 का दोनों ही बुक का चैप्टर वाइज एमसीक्यू। ठीक है। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं और अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड लेना चाहते हैं और विथ एक्स्ट्रा मटेरियल, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है। इस नंबर पे आप कॉल करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं, या तो आप कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से पेड क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे देखिए, अभी जो टेलीग्राम पे टेस्ट चल रहा है वो झारखंड माध्यमिक आचार्य का टेस्ट चल रहा है। वहाँ पे मैं डेली एक होमवर्क के तौर पर टॉपिक और यूनिट दे देती हूँ। उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सेट लगाया जाता है। और नेक्स्ट जो टेस्ट स्टार्ट करूँगी वो बीपीएससी टीआरई 4 का करूँगी। जैसे ही बीपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा तो उस दिन से टेलीग्राम पे टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। और आने वाले न्यू ईयर में हम लोग जेपीएससी जेट का भी टेस्ट कंडक्ट करेंगे और वहाँ पर भी आपको डेली यूजीसी नेट और के बेस्ड आपको जेपीएससी जेट का भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि एक मैराथन क्लास है और ये क्लास 12 का और चैप्टर का एमसीक्यू आप लोग यहाँ पे देखेंगे। क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 1 है वो है भारतीय समाज एक परिचय, यानी इंडियन सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन। इसके अंतर्गत आज का जो पहला क्वेश्चन है वो यह पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र के अध्ययन का प्रारंभिक चरण क्या है। समाजशास्त्र जो अध्ययन किया जाता है उसका प्रारंभिक चरण क्या है। वैज्ञानिक अध्ययन, सहज बोध को भूलना, सामाजिक नक्शे का अध्ययन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सहज बोध को भूलना। ठीक है। वैज्ञानिक अध्ययन तो फिर बाद में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार की प्रकृति होती है। संयुक्त परिवार की प्रकृति कैसी होती है। समूहवादी, छोटा आकार, गतिशील या विकासात्मक होता है। तो जो संयुक्त परिवार है वो कैसा होता है, समूहवादी होता है, समूह की वादी होता है। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार का लाभ क्या है। सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, संस्कृति का रक्षक, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए, मैं जो डायरेक्ट आंसर है उसी को आप लोगों को बताऊंगी, नहीं तो अगर चारों ऑप्शन को बोलने के लिए जाऊंगी तो क्लास जो है वो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। नेक्स्ट है, सामाजिक परेशानी का उदाहरण है। सामाजिक परेशानी किसको कह सकते हैं। तनाव को, भविष्य की योजना को, आत्मविश्वास को, या सांप्रदायिकता को। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन आपको जो रहेगा वो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा। तो यहाँ पे सामाजिक परेशानी बोल रही है तो वो क्या हो जाएगा, सांप्रदायिकता। अगर समाज के अंतर्गत सांप्रदायिकता हमें देखने को मिलती है तो वो समाज के लिए कैसा है, एक परेशानी का बात है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म का मुख्य कारण माना जाता है। जो भारतीय राष्ट्रवाद है उसके जन्म का मुख्य कारण क्या होता है,
तो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो कब है? जब भारत में औपनिवेशिक आया, जब अंग्रेज आके जब शासन करने लगे, तो जो भारत के लोग थे वो क्या हो गए? गुलाम हो गए। तो उनको लगने लगा कि नहीं, हमारा देश का, हमारा राष्ट्र का हमको उत्थान के लिए काम करना चाहिए। तो ये जो राष्ट्रवाद की भावना है, अपने देश के प्रति उसका जो प्रेम लगाव बढ़ा, वो औपनिवेशिक शासन के आने के कारण ही हुआ था। नेक्स्ट, इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे। नेक्स्ट है, निम्न में से सांप्रदायिकता की हानियां कौन सी है? अगर किसी प्रकार के संप्रदाय होती है तो उसे क्या होगा? असुरक्षित जीवन, परस्पर संघर्ष, राष्ट्रीय एकता में बाधक, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों ही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कौन से राष्ट्रीय एकता के आधार है? राष्ट्रीय एकता के आधार किसको किसको कहेंगे? तो राष्ट्रीय एकता मतलब ये भौगोलिक एकता से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? भौगोलिक एकता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र क्या है? तो समाजशास्त्र क्या है? ये समाज का विज्ञान है। ठीक है, समाज का शास्त्र, समाज का विज्ञान। समाज का ज्ञान कैसे होता है? अस्वाभाविक, स्वाभाविक, अपने आप होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो समाज का ज्ञान हमें कैसे होता है? अपने आप होता है। हम सोसाइटी के अंतर्गत रहते हैं। और आप ऐसा मान लीजिए कि कोई भी बच्चा, जो बच्चा छोटा रहता है, उसको अगर आप बोलिएगा कि बताओ फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, तो वो छोटा बच्चा उसके बारे में नहीं बता सकेगा। लेकिन अगर आप उसको समाज के बारे में पूछिएगा, अगर एक 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा है, उसको आप समाज के बारे में पूछिएगा, तो वो समाज से रिलेटेड अपने आस पड़ोस में जो भी देखता है वो जरूर बता सकता है कि हमारा समाज ऐसा है, ऐसे लोग हैं। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री की बात वो नहीं कर पाएगा, मैथ की बात वो नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बारे में, यानी कि समाज का ज्ञान हमें कैसे होता है? तो अपने आप होता है। नेक्स्ट है कि किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र आपकी व्यक्तिगत कठिनाइयों और सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियों और संबंधों को उजागर करने में सहायक हो सकता है? तो ऐसा किसने कहा है? सी राइट मिल्स। तो देखिए, मैंने भी आपको अभी जो बताया इंट्रोडक्शन में कि आपको जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स तो प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे झारखंड माध्यमिक आचार्य का तो सिलेबस दिया हुआ है, बीपीएससी टीआरई 4 का आपका सिलेबस बोला गया है कि क्योंकि उसमें भी आप मान लीजिए टीआरई 1, 2, 3 का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसके आधार पर आप जान रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी को बुक को पढ़ना है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं, जिसमें आपका महत्वपूर्ण कथन रहेंगे, फिर आपका सिद्धांत और सिद्धांतकार से रहेगा, बुक्स और ऑथर से रहेगा। तो उन सभी चीज़ों को भी कवर करते हुए चलना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको पेड क्लास में प्रोवाइड कर रही हूँ। जैसे ये जो क्वेश्चन है, ये क्या है? एक कथन से रिलेटेड, एक परिभाषा से रिलेटेड है। तो आप बोल नहीं सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये कथन किन का है? तो सी राइट मिल्स का है। नेक्स्ट है, समाज की स्वाभाविकता कैसी है? तो समाज की स्वाभाविकता कैसी है? तो समाज जो है ये संज्ञानात्मक है, यानी कि हमारे विवेक, बुद्धि, हमारे संज्ञान पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में पाई जाती है। भारतीय समाज में क्या पाई जाती है? सभ्यता और संस्कृति। नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। ये सेकंड नंबर चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माल्थस के जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, यानी माल्थस का सिद्धांत का नाम क्या है? जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। इसका उन्होंने उल्लेख अपनी कौन सी पुस्तक में किया था? तो एसे ऑन पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म दर प्रति 1000 की जनसंख्या के पीछे जीवित पैदा हुए बच्चों पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों तथा कस्बों में परिवार संबंधी आंकड़ों की सूचना देनी होती है। कैसे? तो किसको देनी होती है? तो नगर निगम कार्यालय में। कहाँ पे देनी होती है? नगर निगम कार्यालय में। नेक्स्ट है, कार्यशील वर्ग के लिए निर्धारित आयु की सीमा क्या है? तो जो कार्यशील वर्ग है, मतलब जो जिस एज में व्यक्ति काम कर रहा होता है, तो वो आयु की सीमा क्या है? 15 से लेकर 64 ईयर्स तक की। नेक्स्ट है, भारत का जनसंख्या वृद्धि विश्व में कितना स्थान है? तो देखिए, पहले तो ये दूसरा था, लेकिन अभी जो जनसंख्या वृद्धि का है ये पहला हो चुका है। नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा नामक महामारी, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में मेंशन, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो उसमें तो दूसरा ही लिखा हुआ रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंजा नामक महामारी अपने प्रकोप दिखाया था वर्ष किस में? तो 1918 और 1919 के बीच में।
नेक्स्ट है केरल व तमिलनाडु में औसत स्त्री की प्रजनन दर कितनी है? तो 2:1 है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या समृद्धि का राज्य कौन सा है? जनसंख्या समृद्धि का, तो भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे उच्चतम बाल स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में पाया जाता है? बाल स्त्री का अनुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है? सिक्किम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तकनीक का प्रयोग गर्भ निर्धारण के लिए किया जाता है? तो ये अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ गया है, चैप्टर दिया हुआ गया है, तो उनसे रिलेटेड भी आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट आपातकाल के बाद राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का बदला हुआ नाम क्या था? तो जब आपातकाल हुआ उसके बाद राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम कब हुआ था? तो क्या हो गया था? तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। नेक्स्ट है भारत में प्रथम जनसंख्या नीति किस वर्ष लागू हुई थी? तो 1952 में। भारत के 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर क्या है, कितनी है? तो 2001 का यहाँ पे जनगणना दर पूछ रहा है, जनगणना के आधार पर साक्षरता दर पूछ रहा है, तो वो 65.4 हो जाएगा % नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात कितना है 1000 पुरुषों में? तो स्त्री पुरुष अनुपात आपका 2001 का पूछा है था 933। आप लोग मुझे 2011 का कमेंट करके बताइए कि स्त्री पुरुष अनुपात कितना है भारत में, और साथ ही साथ झारखंड का भी बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का और बिहार का भी बता दीजिए कि कितना है। ठीक है, झारखंड और बिहार का भी बता दीजिए कि कितना है। नेक्स्ट है भारत में कितना प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो 72.2%। नेक्स्ट है भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो 27.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से जाति की कौन सी विशेषता नहीं है? किसको हम जाति की विशेषता नहीं मानते हैं? तो उच्च नीच का संतुलन देखने को मिलता है, जन्म से ही जाति निश्चित रहती है, इसके अंतर्गत अनिश्चित व्यवसाय, ये जाति की विशेषता नहीं, क्योंकि जाति की अपनी विशेषता होती है कि उसका एक अनिश्चित व्यवसाय होता है। नेक्स्ट ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। तो ये कथन किसका है? तो ये EF बर्गिस का है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण में अकाल एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। किस चीज का? तो ये सकारात्मक रोकथाम का है। ठीक है, किसका है? सकारात्मक रोकथाम के अंतर्गत है, नियंत्रण करने का अकाल। और जो टीआरई में एग्जाम में पूछा गया था प्राकृतिक और कृत्रिम जनसंख्या को रोकने का उपाय, तो उस हिसाब से था। प्राकृतिक में आपका अकाल हो जाएगा, उसके बाद मतलब प्रकृति से रिलेटेड जितने आपदाएं हो जाएंगी वो प्राकृतिक के अंतर्गत आ जाएंगी, और खुद से जो जनसंख्या को कंट्रोल किया जाता है वो कृत्रिम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या का महत्वपूर्ण उदाहरण है? किसको हम जनसंख्या का महत्वपूर्ण उदाहरण मानते हैं? तो आयुष सम्मिश्रण को। किसको? आयुष सम्मिश्रण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु मृत्यु दर क्या कहलाती है? तो किसी निश्चित वर्ष एवं एक क्षेत्र में 1 माह से कम आयु वाले जो मृत बच्चों की संख्या होती है उसे। नेक्स्ट सामाजिक जनांकिकी में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो किस प्रकार के बच्चे पैदा हो, इस चीज का अध्ययन नहीं होता, बल्कि घनत्व वितरण का, विवाह दर का, जनसंख्या के आकार का किया जाता है। नरेगा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2005 में। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या वृद्धि पर लगभग कितनी % रही है? भारत का जो जनसंख्या वृद्धि है वो कितना % रहा है? तो 17%। परिवार नियोजन में शामिल होता है, तो ये तीनों ही ऑप्शन इसमें शामिल रहेंगे। नेक्स्ट सामान्य विवेकशील देशों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। तो क्या लक्षण पाए जाते हैं? उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेमोग्राफी, ये जो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये यूनानी भाषा से लिया है। डेमोग्राफी किससे लिया गया है? यूनानी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट विश्व की संभवतः पहली आधुनिक किस्म की जनगणना कहाँ पे हुई थी? सबसे पहले आधुनिक किस्म की जनगणना हमें कहाँ पे देखनी हुई थी? तो अमेरिका में। माल्थस का जो निबंध है एसे ऑन पॉपुलेशन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो प्रकाशन है 1788 में हुआ था। जनसांख्यिकी संक्रमण को प्रतिपादित करने का श्रेय किनको जाता है? तो नोटेस्टीन को।
भारत में प्रसव पूर्व नैदानिक प्रविधियां अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1999 में। नेक्स्ट 1889-19 में आई महामारी से भारत की कुल जनसंख्या लगभग 5% भाग को जान से हाथ धो पाया था। तो वो कौन सी बीमारी थी? तो इन्फ्लुएंजा थी। नेक्स्ट चैप्टर है आपकी सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जनगणना का सर्वप्रथम कार्य किया गया था किसके द्वारा? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट सर्वप्रथम जनगणना हुई थी, कब हुई थी? जनगणना का सबसे प्रथम कार्य आपका ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, जनगणना सर्वप्रथम कब हुई थी? तो जनगणना सर्वप्रथम 1960 के दशक में हुई थी। हर्बर्ट रिजले के निर्देशन में करवाई गई जनगणना कब थी? तो 1902 में। मातृवंशीय समाज में जायदाद किसको मिलती है? तो यहाँ पे आपको जो मातृवंशीय समाज है उसमें जो जायदाद है वो बेटी को मिलती है और पति को भी मिलती है, तो इसका दोनों ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पितृवंशीय समाज में जायदाद किसको मिलती है? तो ये आपका पत्नी बेटे को मिलती है। नेक्स्ट कास्ट एंड रेस इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीनिवास, एम.एन. श्रीनिवास। पारंपरिक तौर पर जातियां किस नाम से काम से जुड़ी हुई है? जो जातियां हैं वो किस नाम से जुड़ी हुई हैं? तो ये आपका देखिए, कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये पुस्तक किनकी है? जी.एस. घुरिये की। किनकी पुस्तक है? जी.एस. घुरिये की। और पारंपरिक तौर पर जातियां जो है वो किस काम से जुड़ी हुई है? तो जाति व्यवसाय के अंतर्गत। नेक्स्ट ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो उन्होंने आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की। रामास्वामी नायकर पेरियार किस वर्ष के सुधारक थे? तो ये दलित वर्ग के थे, केरला से रिलेटेड थे। नेक्स्ट 2001 की जनगणना के अनुसार समस्त जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग है? कितना प्रतिशत भाग है? तो ये 8.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिराव गोविंदराव फूले के द्वारा। देश में प्रथम बालिका शिक्षा की शुरुआत करने वाली कौन थी? इनकी ही पत्नी सावित्रीबाई फूले। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण व प्रबल जाति की अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी? तो एम.एन. श्रीनिवास जी के द्वारा। सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी एकत्र करने हेतु हर्बर्ट रिजले के निर्देशन में की वाली जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो ये जनगणना जो है 1901 में की गई थी। नेक्स्ट है निम्न में से प्रबल जाति का उदाहरण, किसको हम प्रबल जाति का उदाहरण मानते हैं? तो सबका अलग अलग, आप मान लीजिए ये स्टेट है तो उसका अलग अलग हो जाएगा प्रबल जाति, जिनका कि समाज में प्रभुत्व होता है। जैसे महाराष्ट्र में मराठा हो गए, गुजरात के पाटीदार हो गए, उत्तर प्रदेश के यादव हो गए, तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट समुदाय सबसे छोटा व क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। समुदाय की यह परिभाषा किनके द्वारा दी गई थी? तो किंग्सले डेविस जी के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में जनजातियों की साक्षरता दर कितनी है? तो 59%। बकरवाल जनजाति प्रमुख रूप से कहाँ पर निवास करती है? तो ये जम्मू कश्मीर में निवास करती है। फैमिली शब्द के प्रतिपादक कौन है? किसने किया था? तो एल्मर ने। फैमिली शब्द कौन दिया था? एल्मर के द्वारा। लूसी मेयर ने परिवार का कानूनी आधार किसको बताया है? तो विवाह को बताया। किसको बताया? विवाह को बताया कि यह परिवार का कानूनी आधार है। सत्ता के आधार पर परिवार की मातृसत्तात्मक सरकार किस जनजाति में पाई जाती है? तो मातृसत्तात्मक जो परिवार वो नायडो में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार को आदि परंपरा कहने वाले समाजशास्त्री कौन थे? मैक्स मूलर। नातेदारी शब्दावली के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान किनके द्वारा दिया गया था? तो नातेदारी शब्दावली में मॉर्गन महोदय के द्वारा। परिहार की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? टाइलर। मिताचारा नामक नियम के प्रतिपादक कौन है? मिताचारा की बात कौन करते हैं? विज्ञानेश्वर। और दाय भाग का जिमुतवाहन।
निम्न में से कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में से। तो 4 नंबर आपका जो ऑप्शन रहे वो है कुशवाहा। इसमें लिखा हुआ क्या था? कुशवाहा, तो वो हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था का नहीं होगा। नेक्स्ट है, बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है? तो एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने किस प्रकार के व्यापार का समर्थन किया था? तो उन्होंने खुला व्यापार का समर्थन किया था। नेक्स्ट है कि ये एक ऐसा स्थान जहां पर वस्तुओं की खरीद बिक्री की जाती है उसको क्या कहा जाता है? बाजार कहा जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के उस गांव का नाम बताइए जहां पर साप्ताहिक आदिवासी बाजार लगता है। तो छत्तीसगढ़ में वो बाजार का नाम क्या है? घोड़ाई। एल्फ्रेड गेल क्या थे? तो एल्फ्रेड गेल एक मानव विज्ञानी थे। आदिवासी बाजार अधिकतर किन दिनों में लगाया जाता था? कहाँ पे लगाया जाता था? तो ये आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के चेटियार किस प्रकार के बैंकिंग संगठन है? तो ये देसी बैंकर हैं। नेक्स्ट है, बाजार आर्थिक संस्था के साथ साथ किस प्रकार की संस्था है? तो ये सामाजिक संस्था भी है, क्योंकि वहाँ पे लोग, सभी प्रकार के लोग एकजुट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन उनका होता है। नेक्स्ट है, उदारीकरण और भूमंडलीकरण के कारण बाजार का आकार किस प्रकार का हो गया है? तो बृहद आकार हो गया है। पन्नीकरण क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो वस्तु जो पहले बिक्री योग्य नहीं थी लेकिन अभी वो बिक्री योग्य उसको अगर बना दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, वस्तु को बिक्री योग्य बनाना, वो क्या कहलाता है? पन्नीकरण कहलाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे देखिए, पहले जो हम लोगों का समाज था, पुराना समाज आदि जमाने का, जैसे दादा दादी इन सभी के समय में, तो पहले क्या था कि विवाह विवाह जो होता था वो आपका जो परिवार के सदस्य होते थे, जैसे चचेरे, ममेरे, फुफेरे, इनके बीच, उनका रिलेशन के बीच विवाह को तय किया जाता था। वो लोग आते थे, लड़की को देखते थे, पसंद करते थे, लड़का के घर जाते थे, तो इस प्रकार से रिलेशन बनता था और विवाह तय किया जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया है? आधुनिक बाजार आने के कारण क्या हो रहा है? मैरिज ब्यूरो आए हैं, जहाँ पे लड़की वाले लोग अपना बायोडाटा देते हैं, लड़के वाले अपना बायोडाटा देते हैं। आप ऑनलाइन में ही देख सकते हैं। फिर उस प्रकार से विवाह तय किया जाता है। फिर क्या होता था? विवाह का जो आयोजन भी है, अब वो ऑनलाइन के माध्यम से या फिर मैरिज ब्यूरो के माध्यम से कांटेक्ट दे दिया जाता है। वो लोग सारा तैयारी करते हैं, आप खाली एक रेडी होकर जाइए और पार्टी का एंजॉय कीजिए। तो ये चीज़ें पहले बिक्री योग्य नहीं थी, लेकिन अभी क्या की जा रही है? इसको भी, विवाह को भी बेचा जा रहा है। पहले देखिए, हमारा जो समाज है उसमें किसी से भी आप सलाह मांगे तो सलाह देने के लिए आपको हजारों लोग फ्री में खड़े हो जाएंगे। तो लेकिन अभी का क्या हो गया है कि अगर किसी से सलाह भी लेना है तो उसके लिए भी आप क्या करना पड़ेगा? आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप एडवोकेट्स के पास जा रहे हैं या डॉक्टर से ही सलाह ले रहे हैं या फिर किसी से ऐसे ही कंसल्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। मतलब ये सभी चीज़ें पहले बिक्री योग्य नहीं थी, लेकिन अभी बिक्री योग्य बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट चैप्टर है वो है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार का स्वरूप। इसमें पहला क्वेश्चन है कि हरिजन शब्द किनके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। ब्रिटिश भारत की सरकार ने कब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की अनुसूचियां तैयार की थी? तो 1935 में ब्रिटिश सरकार ने। नेक्स्ट, यदि परिश्रम इतनी ही अच्छी चीज होती तो अमीर लोग हमेशा उसे अपने लिए बचा कर रहते। यह कहावत किस देश का है? तो दक्षिणी अमेरिका का है। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्त्रियों को समानता के अधिकार देने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया था? कराची अधिवेशन में। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूल निवासी। देखिए, रिक्त स्थानों की बात की जा रही है कि भारतीय जनसंख्या के प्रतिशत कितना था जो गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं? 27%। नेक्स्ट है, नगरीय भारत में भारतीय जनसंख्या के 23.4% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 93वां संविधान संशोधन में उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, हरिजन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परमात्मा के बच्चे। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना से पूर्व सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया था।
नेक्स्ट है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में कुल मिलाकर लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो 1632 भाषाएं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 13 अक्टूबर 2005 को। उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड 3 राज्यों का गठन कब किया गया था, तो 2000 में। भारत में आपातकाल के दौरान कब से कब तक रहा था आपातकाल, तो ये जून 1975 से 1977 तक 2 साल तक था। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला जा रहा है कि भारत में बड़े बड़े प्रांतों को क्या कहा जाता था, प्रेसिडेंसी कहा जाता था। भारत में 3 राज्यों का गठन कब हुआ था, तो 2000 में। 1984 के सिख विरोधी दंगे कांग्रेस के राज्य में हुए थे। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, उसको याद कर लीजिएगा। भारत के आकार में ब्रिटेन से ये 14 गुना बड़ा देश है। इस प्रकार से पार्ट 1 का बुक आपका कंप्लीट होता है। अब पार्ट 2 स्टार्ट होता है। पार्ट 2 में का जो चैप्टर का नाम वो है भारतीय समाज, जिसके अंतर्गत पहला चैप्टर है संरचनात्मक परिवर्तन। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सन 1995 में भारत में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी थी, तो 450 लाख। नेक्स्ट है वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार के और किसी भी स्तर के बदलाव को क्या कहा जाता है, तो उसको परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है यूरोप और अमेरिका की सभ्यताओं की संस्कृतियों से प्रभावित होकर होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो यूरोप और अमेरिका की सभ्यता से, इसको पश्चिमीकरण बोला जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। यह कथन किनका है, तो जॉनसन का। नेक्स्ट है भारत में औद्योगिकरण लगभग कितना वर्ष पुराना है, तो ये कब लगभग 100 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन लाने में प्रौद्योगिकी की क्या थी, विशेष भूमिका रहती है। प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए। नेक्स्ट है नगरों का विकास हो जाने से भारत में संयुक्त परिवारों का विघटन तेजी से हो रहा है। योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों में आज भी विशेषाधिकारों का प्रतीक रहा है। नेक्स्ट चैप्टर है सांस्कृतिक परिवर्तन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परंपराओं को त्याग कर नए विचारों को ग्रहण करना क्या कहलाता है, आधुनिकीकरण कहलाता है। विधवा विवाह संघ की स्थापना कब की गई थी, किनके द्वारा की गई थी, तो ये महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। मूल शंकर किसके बचपन का नाम था, तो स्वामी दयानंद। सर्वोदय शब्द ये किनकी देन है, महात्मा गांधी जी की। अलीगढ़ आंदोलन के नेता कौन थे, सर सैयद अहमद खां। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में। भारत में सुधार आंदोलन के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय। नवीन समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो केशव चंद्र सेन के द्वारा। सिख धर्म में उत्पन्न बुराइयों को समाप्त करने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा समिति की स्थापना की गई थी। यहाँ पे कुछ सत्य और असत्य कथन दिए गए हैं। नेक्स्ट है भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है कि जब सरकारी उद्यम व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को बेचे जाते हैं अथवा चलाने के लिए दिए जाते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, उसको निजीकरण कर बोला जाता है। प्राइवेटाइजेशन क्या बोला जाता है, जब सरकारी कोई क्षेत्र है, कोई डिपार्टमेंट है, उसको क्या क्या प्राइवेट कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को लागू किया गया था सबसे पहले कहाँ पे, तो राजस्थान में। कितने वर्ष तक के अंतर्गत बच्चों को किसी खतरनाक कार्य में लगाना दंडनीय अपराध है, तो 14 वर्ष तक के बच्चों को, उनसे नीचे के बच्चों को। नेक्स्ट है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, तो 1992 में। पंचायती राज के गांव के विकास के लिए कितनी संस्थाएं बनाई गई थी, तो इसके लिए आपको कितनी संस्थाएं बनाई गई थी, तो 3 संस्थाएं। नेक्स्ट है सन 1935 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक प्रस्तुति प्रदान है। महाराष्ट्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो शरद जोशी ने।
स्थानीय स्वशासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान किसके द्वारा किया गया था? कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था और ये पूरे देश में लागू हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर है भारत, ग्रामीण भारत में विकास एवं परिवर्तन। इसका पहला क्वेश्चन है कि लोगों को समता के आधार पर देखने और भेदभाव न करने के विचार को क्या कहा जाता है? समानता। जीवन जीने के लिए आवश्यक रोजगार या कार्य जिससे धन की प्राप्ति हो उसको क्या कहा जाता है? जीविका। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किनको जाता है? MS स्वामीनाथन को। भारत में कितनी % राष्ट्रीय आय कृषि में लगी हुई है? तो 28%। गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो 1961 में। नेक्स्ट चैप्टर है आपका औद्योगिक समाज में परिवर्तन एवं विकास। औद्योगिक नीति के अनुसार भारतीय उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो उसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट है जिसके स्वामित्व और प्रबंध तथा स्थापना एवं विकास का दायित्व पूर्ण रूप से केंद्रीय सरकार को सौंपा गया है उसको क्या कहा जाता है? प्रथम श्रेणी के अंतर्गत। रेल यातायात किस श्रेणी में आता है? तो यह प्रथम। लघु उद्योग में अधिकतम निवेश कितना करोड़ है? तो ये आपका 1 करोड़ का निवेश के बाद की गई है। रासायनिक खाद श्रेणी किस श्रेणी में रखा गया है? तो द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत। नेक्स्ट है सरकार ने लघु उद्योगों को कुछ वस्तुओं को कर से मुक्त रखा है। कुछ वस्तुओं के उत्पादन का आरक्षण लघु उद्योगों को दिया है। अस्त्र शस्त्रों का निर्माण जो है वो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आता है। उद्योगों का भविष्य सरकारी क्षेत्र की स्थापना द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत। कपास, जूट, कोयला, खान और रेलवे वो भारत के कौन से उद्योग है? प्रथम श्रेणी के अंतर्गत है, यानी प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। कौन ऐसी कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में अपना माल का उत्पादन अथवा बाजार सेवाएं प्रदान करती हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? पारा राष्ट्रीय निगम। इनमें से विदेशी चैनल के बात की जा रही है स्टार प्लस जो है वो विदेशी चैनल के अंतर्गत है। नेक्स्ट विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1995 में। कौन सा विकसित देश है? तो अमेरिका विकसित देश है, बाकी ये सब विकासशील देश के अंतर्गत आते हैं। भारत एक विकासशील देश है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने भूमंडलीकरण के प्रसार में काफ़ी सहायता की है। भारत में 1991 ईस्वी में आर्थिक नीति की घोषणा की। आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 1991 में। उदारीकरण की प्रक्रिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेना जरूरी होता है। जनसंपर्क साधन और जनसंचार नेक्स्ट चैप्टर है। रेडियो का आविष्कार कब हुआ था? तो 1895 में। प्रसार भारती का गठन 1997 में। भारत में विधिवत टीवी सेवा कब शुरू हुई थी? तो 15 अगस्त 1965 से। FM रेडियो 1993 से। BBC ने अपना पहला टेलीविज़न सेवा कब शुरू किया था? तो 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में। जनसंचार और मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय साधन टेलीविज़न है। जनसंचार के 3 साधन होते हैं। भारत में रेडियो और टेलीविज़न के दिव्य परिवर्तन लाना कौन सा विद्युत के कारण ये संभव हो पाया है? और समाज में वर्तमान व्यवस्था के तीव्र परिवर्तन लाती है जिसको कि क्या कहा जाता है? क्रांति कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका क्लास 12 का पार्ट ए और पार्ट बी का दोनों का ही चैप्टर वाइज MCQ कंप्लीट होता है। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगी है तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।